हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोशिका क्या है, व्हाट इज सेल। ओके, कोशिका क्या है, और साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि इस कोशिका की खोज किसने की, सेल को डिस्कवर किसने किया, सेल की थ्योरी किसने दी जिसको हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं, और सेल कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, आज का हमारा टॉपिक है सेल। मैं हूं आपकी एजुकेटर शिवानी चक्रवर्ती और मेरे चैनल विज्ञान श्रोतालय में आप सभी का वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेल की, तो ये सेल होता क्या है, हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम सेल की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे अच्छे से देखिएगा, ये मैं एक सेल बना रही हूँ, ये आपका एक सेल है, ठीक है। ये सेल एक ईंटे जैसा होता है। कैसा होता है? एक ईंटे जैसा होता है। इस ईंटे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रिस्क कहते हैं, ठीक है। इस ब्रिस्क जैसा, ईंटे जैसा होता है जो हमारे पूरे शरीर को बनाता है, ठीक है। जैसे एक घर बनाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत होती है, ब्रिस्क की ज़रूरत होती है, कई सारे ईंटों की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी को बनाने के लिए इनकी ज़रूरत होती है, सेल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये सेल्स आपस में मिलकर हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं, ठीक। ये कई सारे सेल्स आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को तैयार करते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं जब आगे मिलते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी जब सेल्स दूसरे सेल से मिलता है तो वो जो स्ट्रक्चर बनाता है उसे कहते हैं ऊतक, यानी टिश्यू। और फिर वो टिश्यूज़ आगे चलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू का सिस्टम, यानी टिश्यू का ग्रुप बनाते हैं। फिर वो आगे चल के क्या बनाते हैं? वो आगे चल के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन आगे चल के पूरा शरीर बनाता है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि कोशिका से ऊतक, ऊतक से ऊतक तंत्र, ऊतक तंत्र से अंग, और अंग से अंग तंत्र बनता है, राइट। यानी सेल के ग्रुप से टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम के ग्रुप से ऑर्गन, ऑर्गन के से ऑर्गन सिस्टम, एंड पूरा होल बॉडी बनता है। और उसके बाद उसमें कई सारे सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, चीज़ों को समझने के लिए आप कह सकते हो सेंसरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, इतने सारे सिस्टम बनते हैं, देन जाके बॉडी कंप्लीट होती है। तो ये सेल बना कैसे, आज हम उसी का बेसिक पढ़ रहे हैं। ये सेल बना बॉडी बना कैसे, आज हम उसी का यूनिट पढ़ रहे हैं। ये बॉडी बना हमारा एक सेल से, चाहे हमारी बॉडी हो, चाहे प्लांट की बॉडी हो, चाहे एनिमल की हो, या चाहे छोटा सा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, जिसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, ठीक है। जैसे युग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी के सभी सेल के बने हैं। कोई एक सेल का बना है तो कोई बहुत सारे सेल का बना है, ठीक है। तो लेकिन बना किसका है? सेल का बना है। ओके, इस सेल के बारे में हमें ये पता चला। अब सेल क्या है? अगर डेफिनेशन पूछता है आपसे, परिभाषा पूछता है, तो हम कहते हैं कि सेल हमारी जीवन की एक इकाई होती है। ओके, क्या है सेल? सेल एक यूनिट है। सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सेल इज यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, किसने देखा? तो सेल को जो सबसे पहले आप देख सकते हो, ये ड्राइंग इमेज देख सकते हो स्क्रीन पे, इन्होंने, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इनको डेड यानी कॉर्क में देखा हुआ था। कब देखा था? 1665 में, 1665 में कॉर्क में सेल की खोज हुई थी। वो भी किसके द्वारा हुआ था? ये जो बंदा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था रॉबर्ट हुक, इन्होंने किया था। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। सेल का डेफिनेशन कब आया, किसने दिया?
जब इन्होंने खोज कर लिया तो उसके 5 साल बाद यानी 1670 में 1670 में सेल को परिभाषित यानी डिफाइन किया गया और उसका डेफिनेशन जिसने दिया उनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिसे हम जीवाणु विज्ञान के पिता कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। उन्होंने 1670 में आपकी कोशिका का परिभाषा दिया यानी सेल को डिफाइन किया। और वो परिभाषा वो डेफिनेशन क्या था? वो डेफिनेशन था कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यानी सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो ये किसने दिया? ये कहा एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने 1670 में। अब बात करते हैं किताब की, जिस बुक में सेल के बारे में डिफाइन किया गया था, उस बुक का नाम था, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कंपटीशन में भी, एकेडमिक्स में भी। सो ये किताब जो है माइक्रोग्राफिया, इस किताब का नाम है। इस किताब के जो ओनर है, जिन्होंने ये किताब लिखी, वो थे आपके रॉबर्ट हुक। ओके, रॉबर्ट हुक की ये किताब है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, जो सेल पे बनी है। ओके, आज की जो हमारी क्लास है वो सेल की पार्ट 1 की क्लास है, और ये क्लास जो है ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये एक बेसिक क्लास है जो एकेडमिक से लेके हायर स्टैंडर्ड, चाहे वो कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम्स के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो एकेडमिक्स में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो 9, 10, 11, 12 के बच्चे हों, किसी भी बोर्ड से हों, और साथ ही साथ ये मेडिकल और लाइफ साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। सो चलिए, हमने सेल के बारे में जान लिया, सेल का डेफिनेशन जान लिया, किसने खोजा, उसकी किताब का नाम क्या है, हमने इन सारी चीज़ों पे बात कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका सिद्धांत, यानी जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल थ्योरी। ओके, ये सेल थ्योरी 1839 में मैथियस लाइडेन एंड स्वान जैसे दो साइंटिस्ट, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन्होंने दिया था। ठीक है, इन दोनों ने एक साथ ही इसको जो है इस कॉन्सेप्ट को दिया सेल थ्योरी का। और एंड दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म, लेकिन ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि एक सेल से जब एक नया सेल बॉडी में बनता है तो वो कैसे बनता है, ये पर्टिकुलर दोनों साइंटिस्ट नहीं बता पाए। ठीक है, लेकिन उसी में एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने 1855 में ये एक्सप्लेन किया कि एक सेल जब डिवाइड होता है तब उसके विभाजन से, जब एक सेल डिवाइड करता है, उसका विभाजन होता है, तो उसमें से कई सारे इन द सेंस या तो 2 या तो 4 नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम डॉटर सेल्स या संतति कोशिकाएं कहते हैं, जिसे हम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जब एक नया पुराना होता है तभी उस पुराने से नया आता है। इस टर्म का मतलब ही ये है, प्री एग्जिस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसको इन्होंने नाम दिया ओमनी सेल्यूला ए सेल्यूला। पढ़ने में कितना टफ है लेकिन उतना ही इजी है। इसका मतलब है कि हर एक न्यू सेल्स कभी ना कभी पुराना होता है, और उसके पुराने होने से ही एक नया सेल आता है। मतलब जब एक पुराना सेल हटेगा या डिवाइड होगा तभी उससे नया सेल फॉर्म करेगा। हो गया? तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या था? सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। 2 ही पॉइंट है। एक है कि दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग मतलब जिनमें जान है, हम निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं, प्लांट की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, राइट? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब किसके बने हैं? सबका बॉडी किसका बना है? सेल का बना है, या प्रोडक्ट ऑफ सेल है। दूसरा जो मैंने अभी ओमनी सेलुला का कॉन्सेप्ट कहा कि हर एक नया सेल तभी आएगा जब पुराना सेल वहाँ से हटेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी कोई गवर्नमेंट, आप देखते हो अपने आसपास में
अपने साथ की जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं कभी ना कभी उनकी रिटायरमेंट होती है, और जब उनकी रिटायरमेंट होती है तो ऐसा नहीं कि उनकी पोस्ट हमेशा खाली रहती है, उसकी जगह कोई नया आ जाता है, यानी पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। वैसे ही हमारे शरीर में भी जब पुराने सेल्स डेड कर जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, तो उनसे क्या होता है, नए सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम प्री एग्जिस्टिंग सेल कहते हैं। सो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम साइड शेप की बात कर ले सेल्स की, तो सेल का जो साइड, जैसे अब हम अपनी सेल की बात करें तो हमारा सेल कैसा होता है, हमारा सेल आप कहते हो ईंटे जैसा होता है, मतलब स्फेरिकल शेप का होता है। और प्लांट का सेल कैसा होता है, प्लांट का सेल हेक्सागोनल होता है, हनी कॉम, मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है, राइट। तो सबके सेल्स तो एक जैसे नहीं होते, वेरी करते हैं, ठीक है। तो यही यही यहाँ पे बताया गया इस पॉइंट में कि डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। साइज भी अलग होती है, शेप भी अलग होती है और एक्टिविटी भी अलग होती है, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है और पूछा भी जाता है कि दुनिया का सबसे छोटा सेल किसका है। वो एक बैक्टीरिया का सेल होता है, जो कि ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, और उस पर्टिकुलर सेल को कहा जाता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। क्या कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा। इसको हम PPLO भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार आया। इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि देखा गया था कि इस तरीके का बैक्टीरिया निमोनिया जैसा रोग पैदा कर रहा था कैटल्स में, और पता चला कि इस पर्टिकुलर रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया का सेल सबसे छोटा होता है, 0.3 माइक्रोन इसकी लेंथ होती है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे डायग्राम देख सकते हैं, ऐसा दिखता है माइकोप्लाज्मा, ओके। चलिए, इसके अलावा बैक्टीरिया के सेल का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड। बैक्टीरिया सेल का लेंथ दिया है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड ऑस्ट्रीच का होता है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल 7 माइक्रोन की होती है डायमीटर में। नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। शेप की बात करें तो वैरी करता है शेप, किसी का पॉलीगोनल होता है, किसी का क्यूबॉइड होता है, इरेगुलर होता है, ठीक है, वैरी करता है ये सब। आगे बढ़ते हैं टाइप्स। टाइप्स में आप देख ही सकते हैं, हमेशा आप पढ़ते हो कि 2 टाइप्स के सेल होते हैं, एक होता है प्रो और एक होता है यू। इसके नाम का मतलब समझने की कोशिश करें। प्रो का मतलब होता है आधा अधूरा, ठीक है, अनडेवलप, जिसके पास न्यूक्लियस डेवलप, क्योंकि कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, केंद्रक, ठीक है। तो जिस सेल के अंदर, मान लेते हैं ये एक सेल है, ये इसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया न्यूक्लियस, तो जिस सेल के न्यूक्लियस या तो होते ही नहीं हैं, जिनमें या तो अगर होते हैं तो वो अनडेवलप, आधे अधूरे होते हैं, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और जिन सेल्स के पास अच्छे खासे डेवलप न्यूक्लियस होते हैं और प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, ओके। सो ये मेन डिफरेंट हो गया, नाम से आप इसको डिफरेंट कर सकते हैं कि प्रो मतलब जिनके पास आधा अधूरा, अनडेवलप या एब्सेंट है न्यूक्लियस, और यू मतलब वेल डेवलप, ठीक है। एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं तो प्रोकैरियोट्स के बेस्ट एग्जाम्पल में आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल कहते हैं। इनके सेल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो या तो एब्सेंट होते हैं या अनडेवलप होते हैं। और यूकैरियोटिक के बेस्ट एग्जाम्पल में दुनिया में जितने प्लांट्स और जितने एनिमल्स हैं, सब में आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियस अच्छे खासे डेवलप है, मतलब ये यूकैरियोटिक सेल से बिलोंग करते हैं। अब डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम आपको यहाँ पे पर्टिकुलर दिख रहा होगा। ये आपका प्रोकैरियोट है, मतलब बैक्टीरिया, और ये आपका यूकैरियोट है, मतलब ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियस कितना अनडेवलप है, और अनडेवलप न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको देखने को मिल रहा है कि इनका ये एक सेल वॉल है, ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है, लेकिन इनमें जो सेल वॉल होता है वो जिसका बना होता है वो थोड़ी अलग बात है, वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना है। ये कैप्सूल नज़र आ रहा है, यहाँ पे फ्लैजिला नज़र आ रही है, और हाँ, राइबोसोम जो होता है, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी, वो यहाँ पे प्रोकैरियोट में 70S टाइप्स का नज़र आता है, और यूकैरियोट में 70 और 80 दोनों S टाइप्स के नज़र आता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या दिख रहा है, यूकैरियोट्स में देख लीजिए न्यूक्लियस कितना वेल डेवलप है, ठीक है। और न्यूक्लियस डेवलप है तो न्यूक्लियस के चारों पार्ट्स भी है, न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स होते हैं, जो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है प्रोकैरियोट्स में, यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा डिफरेंस में, कि
प्रोकैरियोट्स के पास सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते। सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, ठीक है, ये सब एब्सेंट है। लेकिन आपको यूकैरियोट्स में ये सारे दिख रहे हैं, ठीक। तो ये एक डिफरेंट हो गया जो इमेज से आपको पता चल गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं मेन, हमने क्या बोला कि न्यूक्लियस यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में बिफोर या फिर अनडेवलप है। यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है ही नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियस के सारे पार्ट्स हैं, यहाँ पे डीएनए है, ठीक है। साइटोसोल मतलब सेल के पानी को हम कह रहे हैं, यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में भी है, यूकैरियोट्स में भी है। प्रोकैरियोट्स में किसी भी तरीके का सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता है, सिर्फ राइबोसोम्स है, क्योंकि वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। यूकैरियोट्स में है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स जो होती है उसकी सेल की साइज छोटी होती है, यूकैरियोट की लार्ज होती है। प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव होते हैं, पुराने, प्रिमिटिव मतलब पुराना, प्राचीन, ठीक है। यूकैरियोट्स जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोकैरियोट के एग्जांपल्स बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी जो भी बताया था, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया पर्टिकुलर, आर्की बैक्टीरिया भी एक बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी आप ले सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया एक अलग बैक्टीरिया है, ठीक है, इसमें मेथेनोजेन थर्मोएसिडोफिल्स आता है। बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये 3 एग्जाम्पल ले सकते हैं। और यूकैरियोट्स में प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में भी अब एक डिफरेंट कर लीजिए, ये डायग्राम थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको एक बीच का सर्कल नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, इसमें मैंने वो सारे फैक्टर्स को लिखा है जो इन दोनों में कॉमन है, मतलब प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल सेल्स में भी होते हैं, ठीक है। और मेन डिफरेंट अगर देखना है तो प्लांट्स में ग्रीन दिख रहा है और एनिमल्स में ब्लू दिख रहा है। तो प्लांट्स में सेल वॉल पाए जाते हैं, ठीक है, तो एनिमल में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। प्लांट में वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएँ बहुत लार्ज होती हैं, लेकिन एनिमल्स में या तो होती ही नहीं है और अगर होती है तो बहुत छोटी साइज की होती हैं। प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है ना, जिसे हम हरित लवक कहते हैं हिंदी में, वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्रीन होते हैं, और एनिमल्स में नहीं होता है। प्लांट्स में लोकोमोशन यानी चलने फिरने के लिए, शिकार के लिए उनके पास फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, और एनिमल्स में फ्लैजिला होते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लैजिला इनमें सिर्फ गैमेट्स में होते हैं, इनमें ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों में कॉम्बिनेशन क्या मिल रहा है, जो दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरीके के सेल ऑर्गन्स प्लांट में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। न्यूक्लियस प्लांट के सेल्स में भी होते हैं, एनिमल के सेल्स में भी होते हैं। साइटोप्लाज्म प्लांट के सेल्स में भी होते हैं, एनिमल के सेल्स में भी होते हैं। राइबोसोम्स प्लांट के सेल्स में भी होते हैं और एनिमल के सेल्स में भी होते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर कॉमन फैक्टर है जो आपको नज़र आ रहा होगा, जो दोनों में पाया जाता है। तो ये हो गया प्लांट और एनिमल सेल्स में डिफरेंट। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सेल्स के बारे में बेसिक डिटेल ली, उसकी डिस्कवरी, उसका डेफिनेशन, उसकी किताब, टाइप्स ऑफ सेल, सेल थ्योरी, और प्लांट और एनिमल सेल्स में क्या मेजर डिफरेंट होता है ये पढ़ा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें, बहुत बेसिक तरीके से मैंने ये बताया। ये हमारा पार्ट 1 था, बहुत जल्दी हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको थोड़ा सा भी ये सारी चीज़ें, मेरा टीचिंग वे ऑफ टीचिंग अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।